हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। इसके पहले, आज के वीडियो के पहले अपन ने मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी, वर्ड फॉर्मेशन, आईसी एनालिसिस वगैरह के बारे में काफी डिस्कशन किया है। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट एम्बिग्विटी, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। एम्बिग्विटी मतलब एक तरह से ये समझ लो कि ऐसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस जिसमें किसी कारणवश हमको एक से अधिक अर्थ समझ में आते हैं, दैट इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मीन्स डबल मीनिंग, ये अपन ने इसको यहां लिखा हुआ है, और वेयर द मीनिंग इज नॉट क्लियर. It is a term used in writing and maths. Okay, that is maths कर दो इसको. And under conditions where information can be understood or interpreted in more than one way. एक से ज्यादा तरीके से जिसका इंटरप्रिटेशन या मीनिंग निकाला जाता है, वो वहां एम्बिग्विटी मानी जाती है. एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वेगनेस. तो वेगनेस जो है, अनिश्चितता जो अर्थ की है, उससे अलग होना चाहिए. क्लियर अर्थ निकालने के लिए हम प्रयास करते हैं, दैट इज एम्बिग्विटी को हम डिसएम्बिग्वेट करते हैं, ऐसा बोला जाएगा. तो वेगनेस जो है, जो अस्पष्टता है, उससे अलग हटने के लिए जो हम करते हैं उसको बोलते हैं डिसएम्बिग्युएशन, विच इज अ स्टेटमेंट अबाउट द लैक ऑफ प्रिसीशन. हम प्रिसाइज रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं जब उत्तर पाते हैं, अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तब हम उसको लागू करते हैं. कंटेन्ड और अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन में कोई ऐसा वाक्य हमको आता है, जैसे हम बातचीत करते रहते हैं, कॉन्टेक्चुअल होता है. अगर हमने बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली है तो केवल हाँ या ना या उससे ही हमको समझ में आ जाता है कि ये क्या मायना है, इसका मीनिंग क्या है. मगर जब कोई स्वतंत्र सेंटेंस जिसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता है, संदर्भ ही नहीं होता है, उसमें मीनिंग निकालना थोड़ा सा कठिन होता है. कॉन्टेक्स्ट में प्ले अ रोल इन रिजॉल्विंग एम्बिग्विटी. अब हमको मालूम है कि अगर हम इस समय पेंडेमिक की बात करेंगे, कोरोना की बात करेंगे, तो हम नेचुरली अगर बोलेंगे कि 14 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं, तो सुनने वाले को समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. या हम बोलेंगे कि इतना ज्यादा हमारा रेट बढ़ गया है कि लोग, पेशेंट ठीक होकर के जा रहे हैं, तो दैट इज अबाउट, वी नो दैट इट इज अबाउट द पेंडेमिक. फॉर एग्जाम्पल, द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी ambiguous इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड unambiguous इन अदर. एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य को हम अगर देखें कि एक कॉन्टेक्स्ट में वो unambiguous होता है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो द्विअर्थी हो जाता है. जैसे हम एक वर्ड लेते हैं बैंक, है ना, या हम वर्ड लेते हैं फिगर. ऐसे ये जो वर्ड हैं जिनको हम लेक्सिस में लेते हैं, लेक्सिस के अंतर्गत, ऐसे लेक्सिस का मतलब होता है कि जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं वो लेक्सिस होता है. तो लेक्सिकल मीनिंग में ये अलग अलग अर्थ देते हैं. जैसे मैंने बैंक बोला, बैंक मतलब नदी का किनारा भी होता है, बैंक मतलब फाइनेंशियल बैंक भी होता है. फिगर है तो फिगर हमारे शरीर के आकार को भी हम फिगर कहते हैं, और हम उसको जो गणितीय आंकड़े होते हैं, डेटा होता है, उसको भी फिगर कहते हैं. तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में जिसमें बहुत कई मीनिंग निकलते हैं. The lexical ambiguity of a word or phrase contains in it having more than one meaning in the language to which the word belongs. अब लेक्सिकल हमारी एम्बिग्विटी कितने टाइप, 3-4 टाइप की एम्बिग्विटी हो सकती है.
पहले तो हम लेक्सिकल है कि अगर शब्द के ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उस वाक्य में उस शब्द का अर्थ वहां पर क्या निकल रहा है। दूसरे सेंटेंस में भी अगर वही शब्द हम उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस शब्द का उस भाषा में कोई दूसरा अर्थ भी निकल रहा हो। तो जब अर्थों का, शब्दों के अर्थ का सवाल आता है तो ऐसी एम्बिग्विटी को हम लेक्सिकल एम्बिग्विटी कहते हैं। लेक्सिकल मतलब शब्द के अर्थ से संबंधित एम्बिग्विटी जिस भाषा का है। The lexical ambiguity of a word or phrase contains in its having more than one meaning in the language to which the word belongs. क्योंकि उस भाषा में ही उसका अर्थ होता है शब्द का। मीनिंग का अर्थ मतलब मीनिंग का क्या है? मीनिंग का यहां मायने ये है कि हियर बाय रेफर्स टू वेदर शुड बी कैप्चर्ड बाय अ गुड डिक्शनरी, वटएवर, उसकी संबंधित भाषा की डिक्शनरी में उस शब्द का अर्थ क्या दिया है, उस अर्थ को हम निकालते हैं और वो वही हमारा कहने का तात्पर्य है। उदाहरण स्वरूप, फॉर इंस्टेंस, द वर्ड बैंक हैज सेवरल डिस्टिंक्ट लेक्सिकल डिफिनिशंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एज ऑफ अ रिवर, जैसा मैंने पहले बात की थी। अब ऐसे में अनदर एग्जाम्पल इज एज इन अपोथिकेरी। अपोथिकेरी में हम देखते कि अपोथिकेरी वो व्यक्ति है जिसमें जो दवाइयां बेचता है, जड़ी बूटियां, या हम मेडिकल स्टोर को भी अपोथिकेरी कह सकते हैं। यू कुड से आई बॉट हर्ब्स फ्रॉम द अपोथिकेरी। हम किससे हर्ब जड़ी बूटी लाए हैं? अपोथिकेरी से। दिस कुड मीन यू एक्चुअली स्पोक टू द अपोथिकेरी फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जो व्यक्ति है उससे हमने ये दवाई ली है। और वेंट टू द अपोथिकेरी, जब हम कहेंगे कि हमने अपोथिकेरी से ली है या मैं अपोथिकेरी में गया, तो ली है में तो वो व्यक्ति आ जाएगा और गया मतलब वो उसकी दुकान आ जाएगी। तो ये इसका मायना ऐसा निकलता है। मतलब ये लेक्सिकल है। लेक्सिस में जो कंटेंट वर्ड है जिसमें मीनिंग होता है वो एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। द कॉन्टेक्स्ट इन विच एन एम्बिगुअस वर्ड इज यूज्ड ऑफन मेक्स इट एविडेंट विच ऑफ द मीनिंग्स इज इंटेंडेड। अब हम ये देखेंगे जब हमें कॉन्टेक्स्ट अगर मालूम रहेगा तो फिर हमको ये समझ में आ जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को किस संदर्भ में बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ भी निकालना आसान हो जाता है। इफ फॉर इंस्टेंस someone says I deposited $100 in the bank, वो ये कहे कि मैंने $1000 बैंक में जमा किए, तो इसका मायना सीधा सीधा ये निकल जाएगा कि तुमने फाइनेंशियल बैंक में पैसा जमा किया है, न कि नदी किनारे जाके गड्ढा खोदा और स्पेड टू डिग द मड, है ना, और वहां पर जमा किया। इसका ये नहीं निकालेंगे हम अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, बाई वीकली एक शब्द है। अब बाई वीकली में बहुत प्रकार के, 2-3 प्रकार के अर्थ होते हैं। बाई वीकली यानी होता है हफ्ते में 2 बार, और 2 हफ्ते का भी हो सकता है इसका मायना, और दोनों हफ्ते मिलाकर के एक फोर्टनाइट बनता है, 15 दिन। तो बाई वीकली यानी वंस एवरी 2 वीक्स, एक बार कोई घटना 2 वीक में होती है, कोई हमको विजिट करने आता है, मिलने आता है कोई, तो वो बाई वीकली आता है, तो हम ये मानेंगे कि 15 दिन में 2 बार आता है, मतलब 26 बार एक साल में आया। और इसी अगर हम बाई वीकली का मायना ट्वाइस ए वीक, एक हफ्ते में 2 बार अगर इसका मायना लेंगे तो 104 बार एक साल में आया या मिला, या जो भी होती घटना वो। तो if bi-weekly is used in a conversation about a meeting schedule, it may be difficult to infer, निकालना, अर्थ निकालना बड़ा कठिन है, which meaning was intended, कि भाई bi-weekly मीटिंग रखी जाएगी, bi-weekly का क्या अर्थ निकाला जाएगा।
क्या हफ्ते में 2 बार या 2 हफ्ते में 1 बार? तो ये ऐसे एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं. मैनी पीपल बिलीव दैट सच लेक्सिकली एम्बिगुअस मिसकम्युनिकेशन प्रोन वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड. इनको हमें अवॉइड करना चाहिए. इस तरह के जो मिसकम्युनिकेट करने के लिए जो जिनमें ऐसी क्षमता होती है, जो इस तरह की कमियों से भरे हुए रहते हैं, वेयर एवर पॉसिबल, जहां भी संभव हो, हमें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. सिंस द यूजर जनरली हैज टू वेस्ट टाइम, एफर्ट एंड अटेंशन स्पैन टू डिफाइन व्हाट इज मेंट व्हेन दे आर यूज्ड. ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला रहता है. इस तरह से बाइवीकली या ऐसे शब्द जिनका कि अत्यंत स्पष्ट अर्थ ना हो, उनको उपयोग करने से हमें अवॉइड करना चाहिए. इसी तरह से द यूज ऑफ मल्टी डिफाइंड वर्ड्स, जिस ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, रिक्वायर्स द ऑथर और स्पीकर, चाहे वो लेखक हो या वक्ता हो, ये स्पष्ट कर देना चाहिए, क्लैरिफाई देयर कॉन्टेक्स्ट, तो उसका संदर्भ स्पष्ट कर देना चाहिए. एंड समटाइम्स इलेबोरेट ऑन देयर स्पेसिफिक इंटेंडेड मीनिंग, ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसका अर्थ क्या निकाला जाना चाहिए. कभी कभी ये भी उपयोगी होता है. इन विच केस, जिसमें अ लेस एम्बिगुअस टर्म शुड हैव बीन यूज्ड. अगर हमने एम्बिगुअस वर्ड यूज कर दिया तो हमको एक लेस एम्बिगुअस या सिंगल मीनिंग वाला ऐसा शब्द उपयोग में लेना चाहिए, जिससे कि पढ़ने या सुनने वाले को कोई एम्बिग्विटी या मिसअंडरस्टैंडिंग न हो. The goal of clear, concise communication is that the receivers have no misunderstanding about what was meant to be conveyed. क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है उसका सीधा सीधा है, पर्पस है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को ही हमने अगर किसी तरह से बाधित कर दिया तो वो लैंग्वेज थोड़ी अपना पर्पस पूरा कर पाएगी. इसलिए ऐसी एम्बिग्विटी से हमें बचना चाहिए, बल्कि अवॉइड करते रहो, ताकि क्लियर मीनिंग पहुंचे सुनने वाले को, श्रोता को या पाठक को, स्पष्ट अर्थ पहुंच जाए. संप्रेषण बोलते हैं अपन, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अपन बोलते हैं. लिंग्विस्टिक्स में भी एक्सप्लेन करने को आता भी है कई बार. मोर प्रॉब्लमेटिक आर वर्ड्स हुज सेंसेज एक्सप्रेस क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट्स. अब बड़े यानी एक तो बोलचाल में ये हो जाता है कि जैसे हमने किसी के लिए बोल दिया कि ओके आई डोंट वांट टू सी यू फॉर गुड. फॉर गुड का मतलब भी निकलता है यूसेजेस के हिसाब से कि हमेशा के लिए, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता. अब गुड का मतलब यहां गुड नहीं हुआ, तो गुड का एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो गुड का मतलब यूजफुल भी हो सकता है या फंक्शनल भी हो सकता है. दैट्स अ गुड हैमर. एग्जेम्पलरी है, उदाहरण देने के रूप में भी है, कोई दृष्टांत है. शी इज अ गुड स्टूडेंट, यहां पर भी ठीक है. प्लीजिंग है, इसका मायना निकालने अगर दिस इज गुड सूप, अच्छा स्वादिष्ट है ना. मॉरल के लिए भी हम कहें गुड पर्सन, है ना, वर्सेस द लेसन टू बी लर्न फ्रॉम अ स्टोरी, है ना. तो पर्सन भी हो सकता है, लेसन भी हो सकता है. दैट इज लेसन में वो राइटियस हो जाएगा. मगर अगर हम ये कहेंगे कि आई हैव अ गुड डॉटर, गुड डॉटर का कोई अर्थ ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है. नॉट क्लियर अबाउट विच सेंस इज इंटेंडेड, किस रूप में गुड अपन बोलना चाह रहे हैं. तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए या करने वाले शब्दों का उपयोग न करा जाए. द वेरियस वेज टू अप्लाई प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस. अपन ने मॉर्फोलॉजी में प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस, सारे एफिक्सेस की बात करी ही है. प्रीफिक्सेस पहले लगने वाले और वर्ड के बाद में लगने वाले जो मॉर्फीम होते हैं उनको कहते हैं. कैन ऑल्सो क्रिएट एम्बिग्विटी. अब एम्बिग्विटी हो प्रीफिक्स सुफिक्स से भी क्रिएट हो जाती है. जैसे अगर एक वर्ड हमने लिया अनलॉकेबल, अब अनलॉकेबल के 2 अर्थ निकल जाते हैं. एक तो ये हो गया कि कैपेबल ऑफ बीइंग अनलॉक्ड, ऐसी स्थिति, ऐसी चीज जो जिसे अनलॉक किया जा सकता है, मैंने खोला जा सकता है.
और अनलॉकेबल अगर देखा जाए तो जिसे लॉक करना मुश्किल हो, लॉक करने लायक ही ना हो, तो लॉकेबल से अनलॉकेबल कर दिया अपन ने। तो ये दो अर्थ वाला निकल गया कि जो कैपेबल ऑफ बीइंग अनलॉक, जिसे अनलॉक किया जा सकता है, या जिसे लॉक नहीं किया जा सकता है। तो ये दो इसकी एम्बिग्विटी निकल गई। तो ये तो हुई अपनी लेक्सिकल एम्बिग्विटी। लेक्सिकल यानी शब्द के अर्थ में निहित एम्बिग्विटी यानी द्विअर्थी। लेक्सिकल के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास आती है सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक मतलब सेंटेंस की बनावट से संबंधित एम्बिग्विटी। मोस्ट केसेस में हमें सेंटेंसेस से संबंधित एम्बिग्विटी ही मिलती है क्योंकि सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं किसका कॉनकॉर्ड किससे है। कॉनकॉर्ड मतलब कौन सी चीज किससे संबंधित है, और यह संबंध अगर हमारा स्पष्ट नहीं है तो अर्थ भी स्पष्ट नहीं निकल पाता है। तो दूसरी हमारी एम्बिग्विटी क्या हुई? सिंटैक्टिक। सिंटैक्ट मतलब सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। अराइजेज व्हेन अ फ्रेज कैन बी पार्स्ड, पार्स यानी जिसके हिस्से किए जाते हैं, इन मोर देन वन वे। अगर हमने उसको तोड़ लिया इतने तरीके से, हमने एक से ज्यादा बार तरीके से तोड़ लिया, तो इसका मतलब एक से ज्यादा अर्थ हो गए। और जब एक से ज्यादा अर्थ हो गए तो नेचुरली एम्बिग्विटी हो ही गई। एक ही तरीके से अगर पार्स होता है वो, तो उसके दो टुकड़े हम करते हैं अगर, या तीन या चार, तो अब जैसे हमारी वर्ब है, एक पे निशाना कर रही है, एक ऑब्जेक्ट पे कर रही है, क्या एक एडवर्ब पे कर रही है, क्या है, कहां से उसका कनेक्शन है। अगर ये ज्यादा है या कोई हमारी एडवर्ब ही है जो वर्ब पे लग रहा है या एडजेक्टिव पे लग रहा है, तो हम देखेंगे आगे इसको। एक से अधिक तरीके से अगर पार्सिंग की जाती है उसकी, तो इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। सच फ्रेजेस कैन बी असाइन्ड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस because different grammatical structures can be assigned to the same string of words। हमें शब्दों की जो श्रृंखला हमने बनाई है, उन शब्दों की श्रृंखला में अगर शब्द एक दूसरे से एक ही तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से संबंध रखते हैं तो एक अर्थ निकलता है, और अगर ज्यादा तरीके से वो संबंध रखते हैं आपस में तो उसमें ज्यादा अर्थ निकलते हैं, और ज्यादा अर्थ निकलते हैं तो एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। फिर हम देखते हैं हमको फिर डिसएम्बिग्वेट करना पड़ता है कि क्या एक्चुअली क्या है अर्थ। ही एट द कुकीज ऑन द काउच। अब ये है एक सेंटेंस। अब इसमें हम कुकीज को काउच से रिलेट कर रहे हैं। काउच से रिलेट करने में भी दो तरीके हैं हमारे पास। कुड मीन दैट ही एट दोज कुकीज विच वर ऑन द काउच। जो पहले से काउच में थी कुकीज, उनको खाया, या उसने काउच पर बैठ करके उन कुकीज को खाया, एज अपोज टू दोज दैट वर ऑन द टेबल। तो एक तो पहले से कि टेबल पे भी है और कुकीज पड़ी हुई है, काउच में भी पड़ी, मगर उसने काउच वाली जो काउच पे पड़ी हुई कुकीज को खाया। और दूसरा ये हो सकता है कि वो काउच पे बैठा था जब वो कुकीज खा रहा था। ये सिंटैक्टिक, मोस्टली हमको सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी मिलती, सीमेंटिक बहुत कम होती है, क्योंकि अगली प्रकार की जो एम्बिग्विटी है वो सीमेंटिक आएगी। सीमेंटिक एक पूरी की पूरी सीमेंटिक्स नाम से एक साइंस है अर्थ की। किस चीज का क्या मीनिंग निकलेगा, तो मीनिंग निकालने के लिए जो हम हमारे पैरामीटर्स हैं यूज करते हैं, तो पैरामीटर्स में सिनोनिमी आता है, मतलब शब्दों के शाब्दिक अर्थ होते हैं। फिर एंटोनिमी है, एंटोनिमी मतलब हम उसका विरोधी शब्द बता करके उस शब्द की ओर इंगित करते हैं जिसका हमें अर्थ चाहिए। बहुत सारे होमोनिमी है, होमोनिम होते हैं, होमोफोनी होते हैं। तो खैर अपन सीमेंटिक मतलब मीनिंग है ना,
अब जैसे कोई कलर है, कलर अब लाल बोलना है, लाल की जगह हमने गुलाब दिखा दिया, है ना, या रोज बोल दिया, या स्कारलेट बोल दिया, या स्काई का शाम का कलर दिखा दिया, एकदम मॉर्निंग का। तो ये जो है ये सिनोनिमी, इस तरीके के जो हमारे पैरामीटर्स का यूज करते हैं हम। सो सिमेंटिक एम्बिग्विटी अराइजेज व्हेन अ वर्ड और कंसेप्ट हैज एन इनहेरेंटली डिफ्यूज मीनिंग based on widespread or informal usage। जनता में हम क्या कर रहे हैं, जनता में हम क्या बात करते हैं, जो हमारी बातचीत का तरीका है, उस तरीके में हमने बहुत सारी कोई चीजें ऐसी आपस में इजाद कर रखी हैं जो मैं और आप समझ रहे हैं, मगर भाषा में अगर हम उसको डाल दें कि उसकी तो उड़ के लग गई। अब ये उड़ के लग गई मतलब का क्या अर्थ निकलता है? तो ये हमारी यूसेज है, ये उड़ के लग गई का कोई अर्थ नहीं है, मगर हम आपस में इस बात को समझ जाते हैं। अगर अर्थ निकालेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये यूसेज है। तो अगर ऐसे यूसेजेस हमको किसी लैंग्वेज में मिलते हैं तो हमें फिर उसका प्रॉपर मीनिंग भी निकालना आना चाहिए, और उसके लिए फिर हमको सीमेंटिक टूल्स का उपयोग करना पड़ता है। This is often the case, for example, with idiomatic expressions। तो जो idioms होते हैं, idiomatic expression में बहुत confusion होता है, सही meaning नहीं निकल पाता है। तो idiomatic sentences के लिए हमको idioms को भी देखना पड़ता है, whose definitions are rarely or never well defined। idiomatic uses जो है उनका कभी बहुत अच्छा explanation नहीं मिलता है, and are presented in the context of a larger argument that invites a conclusion। लार्जर बड़ा आर्ग्यूमेंट जहां पर यह आता है और बीच बीच में इडियम्स का यूज होता रहता है, तब हमको वहां पर अर्थ निकालना कठिन होता है। अब इसी में यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, अब सिमेंटिक एम्बिग्विटी में अपन देखें एग्जाम्पल के बतौर, You could do with a new automobile, how about test drive? अब टेस्ट ड्राइव के बारे में क्या विचार है? एक नई मोटरसाइकिल ले सकते हो, मगर इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो फ्रेज जो है, क्लॉज बल्कि यू कुड डू विथ, ये यू कुड डू विथ का कोई उपयोग नहीं है यहां पर। प्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट with such wide possible interpretation as to be essentially meaningless। लगता ही नहीं इसका कोई मीनिंग। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर स्टेटमेंट हो सकता था कि यू बेटर परचेज ए न्यू मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल, व्हाट अबाउट अ टेस्ट ड्राइव, तो भी चल जाता। लेक्सिकल एम्बिग्विटी इज कंट्रास्टेड विथ सिमेंटिक एम्बिग्विटी। लेक्सिकल में हम केवल एक वर्ड का मीनिंग देखते, और सिमेंटिक में पूरे के पूरे सेंटेंस का या जितना भी हमको पोर्शन दिया रहता है उस सबका मीनिंग देखा जाता है। द फॉर्मर प्रेजेंट्स, फॉर्मर मीन्स लेक्सिकल, अ चॉइस बिटवीन अ फाइनाइट नंबर ऑफ नोन एंड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कॉन्टेक्स्ट पे आधारित, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इंटरप्रिटेशंस। द लेटर जो सिमेंटिक है represents a choice between any number of possible interpretations। कोई संख्या, कोई निश्चितता ही नहीं है, कितने भी इंटरप्रिटेशंस उसके किए जा सकते हैं, अर्थ निकाले जा सकते हैं, मीनिंग उसका कोई भी ढूंढा जा सकता है। none of which may have a standard agreed upon, जिसपे सारे लोग सहमत हो जाए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं होता उसका। This form of ambiguity is closely related to vagueness, अर्थहीनता की तरफ संबंधित होती है वो। Linguistic ambiguity can be a problem in law, क्योंकि लॉ का इंटरप्रिटेशन जो है, पर्टिकुलरली एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके एक पेपर भी प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में कि कैसे हम किसी विधि का या कानून का अर्थ निकालें। बिकॉज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, खास तो यह है कि लिखे हुए, एंड ओरल अग्रीमेंट्स इज ऑफन ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस।
लिखे में क्या है और मौखिक रूप से क्या बोला गया है, इन दोनों में कई बार बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, जैसे आई ओनली स्पोक टू हिम, एंड अब ओनली को आप हटाते जाओ, अगर इधर से उधर से इधर कर दो, आई स्पोक टू हिम ओनली, तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। स्पोकन लैंग्वेज कैन कंटेन मैनी मोर टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज, और भी अर्थ बहुत सारे प्रकार की स्पोकन बोलने वाली बोलचाल में हम एम्बिग्विटीज क्रिएट करते हैं। बोलने में हमारे शब्द आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर वो तीसरा शब्द भी बना लेते हैं, जहां अभी अपन देखेंगे वेयर देयर इज मोर देन वन वे टू कंपोज अ सेट ऑफ साउंड्स इनटू वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, ओके, आइसक्रीम हमको मालूम है, और आइसक्रीम, स्क्रीम यानी चीखना। अब ये आइस क्रीम था और ये आइसक्रीम हो गया, लगभग एक ही जैसा बोला जाता है, अर्थ अलग अलग है। सच एम्बिग्विटी इज जनरली रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ आधारित इसको हम मान करके इसका अर्थ निकालते हैं। अ मिस हियरिंग ऑफ सच, गलत सुनना भी, बेस्ड ऑन इनकरेक्टली रिजॉल्व्ड एम्बिग्विटी इज कॉल्ड अ मॉन्डी ग्रीन। इसको मॉन्डी ग्रीन बोलते हैं, जो मिस हियरिंग की गलती से होती है, या कई बार बायोलॉजिकली किसी के मुंह में कोई हकलाता है, कोई लिस्पी होता है, स्टैमरिंग होती है, तुतलाता है, तो इस तरह से कुछ हमको सुनने में गलती हो जाती है, तो ये भी एक तरह की साउंड की एम्बिग्विटी। हम तो खैर स्पोकन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, रिटन की बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भी एक एम्बिग्विटी का आधार हो जाता है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से हम ध्यान दें अगर, तो एम्बिग्विटी का जो अपन ने पहले जो डिस्कशन किया है उसके बारे में थ्योरी भी पूछी जा सकती है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जिनको आपको डिसएम्बिगुएट करना है। डिसएम्बिगुएट करने से मतलब ये है कि उसके जितने अर्थ निकल रहे हैं वो सारे के सारे आपको अर्थ निकालने हैं। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, फ्लाइंग प्लेन इज डेंजरस। पहला एग्जाम्पल देखिए आप, फ्लाइंग प्लेन इज डेंजरस। अब फ्लाइंग प्लेन इज डेंजरस को हम डिसएम्बिगुएट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से दो मीनिंग निकल रहे हैं। ये सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी है। सिंटैक्टिक क्यों है? क्योंकि सेंटेंस के जो कंस्ट्रक्शन है, सिंटैक्स जो बना हुआ है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के कारण ये एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है। तो इसमें एक तो अर्थ हमारा निकलता है फ्लाइंग प्लेन, अगर आईएनजी हम इसको मान लें, इसका एडजेक्टिव है, ये मॉडिफायर है, मॉडिफाई कर रहा है प्लेन को, तो फ्लाइंग प्लेन यानी उड़ता हुआ हवाई जहाज। तो पहला हमारा बनेगा फ्लाइंग प्लेन, द प्लेन विच इज फ्लाइंग इज डेंजरस। उड़ता हुआ हवाई जहाज खतरनाक होता है। अगर इसको एडजेक्टिव मान लें फ्लाइंग को, तो प्लेन का मॉडिफायर हो गया। और इसको यदि हमने फ्लाइंग, उड़ाना जिसको बोलते हैं, जैसे क्लाइंबिंग, स्विमिंग, तो उसी तरह से अगर हम इसको नाउन मान लें, सब्जेक्ट मान लें, है ना, मतलब आईएनजी मान करके इसका कंस्ट्रक्शन हम ले लें, तो फ्लाइंग मतलब टू फ्लाई यानी उड़ाना। तो ये हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म आ गया, टू फ्लाई वाला। इन्फिनिटिव में टू लग जाता है जैसे। तो ये जो आईएनजी है ये पार्टिसिपल, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और ये हमने इसको नॉन फाइनाइट फॉर्म में ले लिया। तो फ्लाइंग मतलब उड़ाना, तो टू फ्लाई प्लेन इज डेंजरस, ये भी मायना इसका निकलता है। हवाई जहाज उड़ाना खतरनाक है या उड़ता हवाई जहाज खतरनाक है, दोनों मायने इसके निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट हमको नहीं दिया है।
संदर्भ नहीं है हमारे पास, इसलिए सीधा सीधा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो हमको इसके दोनों अर्थ निकालने पड़ेंगे। दो भी निकलते हैं, कई बार तीन निकल जाते हैं। तो फ्लाइंग प्लेन इज डेंजरस, ओके, सो द प्लेन विच इज फ्लाइंग इज डेंजरस। आपको ये लिखना है कि वेदर इट इज सिंटैक्टिक और लेक्सिकल, कौन सी एम्बिग्विटी है ये लिखना है, और इस तरह से इसको सॉल्व कर देना। ये आपका 100% ठीक हो गया, है ना। नेक्स्ट अपन लेते हैं शिप सेल्स टुमारो। शिप अगर हम यहां पर शिप को एज वर्ब ले लें तो ये बन जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। हम कोई चीज शिप, हम बोलते हैं कि ये शिपिंग करना है, हमको सामान भेजना है, तो शिप करना है ना, शिप में लादना। तो सेल्स को शिप में कल लाद दो, ये इंपेरेटिव हो गया। जैसे ओपन द विंडो बोलते अपन, या क्लोज द डोर बोलते हैं, है ना, या स्विच ऑन द लाइट्स। तो शिप सेल्स टुमारो या ओपन डोर्स टुमारो, एक ये वर्ब इंपेरेटिव हो गया, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ये सीधे वर्ब से अपन बोलते हैं। पानी पिलाओ, जैसे पानी लाओ तो ब्रिंग वाटर, इस तरह का सेंटेंस हो गया ये। तो इसमें हमने ये कर दिया कि अगर हमने इसको वर्ब मान लिया है तो शिप पे हमको लादना है सेल्स को। सो एज वर्ब इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस सेल्स टुमारो, एक तो ये हो गया। और कल जहाज जाएगा, शिप सेल्स टुमारो, सिंपल है, सेल्स यहां वर्ब हो गया, है ना। फिर आउटस्टैंडिंग अपन इसको रिनाउंड कर देते हैं। Renowned children's psychologist is, renowned children's psychologist is visiting देवास। तो अब इसमें रिनाउंड यानी जाना माना, पॉपुलर, फेमस, चिल्ड्रंस साइकोलॉजिस्ट बच्चों का साइकोलॉजिस्ट, तो इज विजिटिंग देवास, वो देवास विजिट कर रहा है। तो अब यहां पर चिल्ड्रंस के लिए रिनाउंड, क्या रिनाउंड चिल्ड्रंस के लिए साइकोलॉजिस्ट विजिट कर रहा है? ऐसे बच्चे जो रिनाउंड हैं या साइकोलॉजिस्ट रिनाउंड है, तो ये दोनों हमारे पास इसके वो बन जाते हैं डिसएम्बिगुएशन। रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है या रिनाउंड बच्चे हैं। सो तो मनोवैज्ञानिक अगर कोई रिनाउंड है या बच्चे रिनाउंड हैं, रिनाउंड चिल्ड्रंस साइकोलॉजिस्ट। अब चिल्ड्रंस साइकोलॉजिस्ट मानेंगे तो रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट पे आ जाएगा, और रिनाउंड चिल्ड्रंस हो जाएगा तो फिर सटे साइकोलॉजिस्ट अलग हो जाएगा। तो ये दो बनेंगे आपके, सिंटैक्टिक ही है ये भी। रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट ऑफ रिनाउंड। तो बच्चे रिनाउंड है, उनका है साइकोलॉजिस्ट, या साइकोलॉजिस्ट ही रिनाउंड है। तो ये एक इस तरह से भी हम इसको डिसएम्बिगुएट करते हैं। हमें उसके दो अर्थ निकालने हैं या तीन, जितने निकल रहे हैं। अब यहां आया आई कैन फिश। यहां हालांकि हमारी टोन से पता लग जाता है, यदि प्रॉपरली हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो हमारी टोन से इंटोनेशन से पता लग जाएगा, स्ट्रेस से पता लग जाएगा। एक होता है आई कैन फिश और एक होता है आई कैन फिश। तो यही पता लग जाता है कि आई तो आई है, कैन जो है, आई कैन मतलब मैं फिश कैच कर सकता हूं, पकड़ सकता हूं। और एक होता कैन, जो कैन में बंद किए जाने वाला काम है ना, कैंड फूड आता है ना जैसे, और भी कैंड बहुत सारी चीजें आती हैं कैन में। तो यहां ये बनेगा आई कैन मतलब टू पैक इन कैन एज वर्ब। यहां पे कैन वर्ब का काम कर रही है और फिश नाउन हो गया। और अगर हमने दूसरे तरीके से लिया तो कैन जो है वो
मॉडल ऑक्सिलरी बन जाएगी और फिश जो है वो वर्ब बन जाएगा, यानी मैं फिश पकड़ सकता हूं। आई कैन फिश एज मेन वर्ब, फिश जो है यहां पर मीनिंग टू कैच फिश। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं इनके, ये जो हमने कर दिए हैं। और मेरे ख्याल से चक्कर क्या है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके नंबर पूरे आते हैं। तो लेट अस कंसंट्रेट। यहां पर है सेंटेंस, मिस बी केयरफुल अबाउट योर फिगर। अब यहां पर बाकी सेंटेंस में कोई समस्या नहीं है, केवल एक फिगर शब्द है। तो किसी ने मिस को कहा कि आप अपने बॉडी के फिगर को का ध्यान रखें, केयरफुल रहें, है ना। और दूसरा ये कि अगर मिस कोई फिगर लिख रही है, डेटा लिख रही है बोर्ड पे, तो उस डेटा के प्रति केयरफुल रहें, गलत भी हो सकता है वो। तो फिगर इंप्लाइंग बॉडी फिगर और फिगर रिटन ऑन द बोर्ड। ओके, शी फीड्स डॉग बिस्किट्स। अब फीड यानी अपने आप को फीड करना भी होता है और किसी दूसरे को भी फीड करना, यानी भोजन करना या खाना खिलाना। शी फीड्स डॉग बिस्किट्स, तो शी फीड्स हरसेल्फ विद द बिस्किट्स ऑफ डॉग, एक होता है। दूसरा ये कि शी फीड्स डॉग विथ बिस्किट्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, द पुलिस वर टोल्ड टू स्टॉप ड्रिंकिंग आफ्टर मिडनाइट। इसका हिंदी में भी अगर हम देखें कि पुलिस को यह कहा गया कि ये शराब बंदी आधी रात के बाद कर दी जाए, है ना। आधी रात के बाद शराब बंदी कर दी जाए। शराब बंदी क्या है, हमने इसमें 4 अर्थ निकाले हैं। द पुलिस वर टोल्ड टू स्टॉप ड्रिंकिंग आफ्टर मिडनाइट, तो क्या पुलिस टू स्टॉप ड्रिंकिंग, क्या पुलिस ने स्वयं शराब पीना आधी रात के बाद छोड़ देना चाहिए? ओके। दूसरा ये, टू स्टॉप पब्लिक फॉर ड्रिंकिंग, पब्लिक को रोकना है क्या? तो टू स्टॉप ड्रिंकिंग में ही हमारे पास 2 आते हैं। फिर वर टोल्ड आफ्टर मिडनाइट, क्या जो बोला गया वो मिडनाइट के बाद बोला गया पुलिस को? या ये कि टू स्टॉप आफ्टर मिडनाइट, कि ड्रिंकिंग को मिडनाइट के बाद रोकना है। तो ये हमारे 4 इसमें से मायने निकलते हैं। इस तरह से हमने इसको डिसएम्बिगुएट किया है और ये सिंटैक्टिक है। क्यों? कौन सी चीज का कॉनकॉर्ड, कौन सा संबंध, किस चीज का संबंध किससे हो रहा है? पुलिस से हो रहा है स्टॉप ड्रिंकिंग का, कि पब्लिक के लिए हो रहा है, कि मिडनाइट के लिए हो रहा है? तो या पब्लिक को रोकने के लिए आफ्टर मिडनाइट के बाद रोकना है, कि खुद रुकना है पीने से? तो ये इतने अर्थ इसके निकल रहे हैं। इसको हम ऐसा डिसएम्बिगुएट करेंगे। तो इसमें हमको जो मीनिंग उचित लगेगा उस मीनिंग को लेना है। ये एम्बिग्विटी का मैटर। नेक्स्ट इज, ही लव्स हिज डॉग मोर देन हिज वाइफ। अपनी पत्नी से अधिक कुत्ते को प्यार करता है। अब ये जो मोर देन है, ये मोर देन यहां पर सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है। वो अपने डॉग को पत्नी की अपेक्षा अधिक प्यार करता है, मतलब बीवी को कम प्यार करता है और कुत्ते को ज्यादा। या वो अपने डॉग को अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक प्यार करता है, मतलब पत्नी जितना प्यार करती है उस कुत्ते को, उससे ज्यादा प्यार करता है वो। तो ये ही लव्स हिज डॉग मोर देन हिज वाइफ, ये इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसको हम एक्यूरेट तरीके से मोर देन का उपयोग करते हैं तो नेचुरली वहां पर हमें ये भी लिखना चाहिए कि ही लव्स हिज डॉग मोर देन हिज वाइफ डज। तो हम उसको पूरा नॉर्मली नहीं लिखते, मोर देन हिम, मोर देन शी कर देते, हर कर देते हैं, मगर वो एक्चुअली होता है कि वो जैसे ही ग्रेटर देन हिम, नो, ही इज ग्रेटर देन ही इज, हिम की जगह ही इज, जितना महान वो है उससे ज्यादा महान वो है। ओके, जॉन एंड मैरी आर मैरिड। अब जॉन और मैरी शादीशुदा हैं।
अब शादीशुदा हैं का क्या अर्थ निकला? यहां पर केवल मैरिड में ही इंपॉर्टेंस है। खासियत यह है कि पहली चीज इसमें निकल रही है कि जॉन इज सेपरेटली मैरिड टू समवन। जॉन अलग से शादीशुदा है किसी और से, मैरी अलग से किसी से शादीशुदा है, या ये दोनों आपस में शादीशुदा है। तो जॉन एंड मैरी आर मैरिड का ये दो अर्थ निकलेंगे कि वेदर दे आर मैरिड टू ईच अदर और दे आर सेपरेटली मैरिड। ओके, तो इसको हमने डिसएम्बिगुएट कर लिया। हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जॉन मैरिड मैरी। जॉन ने मैरी की शादी की, एक ये अर्थ निकला। दूसरा निकला जॉन ने मैरी से शादी कर ली। जॉन गॉट मैरिड टू समवन एल्स, दूसरे से कर दी उसने, या जॉन मैरिड मैरी हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट आएगा जॉन एंड मैरी। चलो हम जॉन मैरी को ही ले रहे हैं। इसमें ये देखिए आप कि जॉन एंड मैरी बेद विद द सेम सोप। एक ही साबुन से नहाते हैं। अब वो एक ही साबुन, एक ही कंपनी का साबुन हो सकता है। वो 100 किलोमीटर दूर कोई नहा रहा हो एक, और दूसरा 100 किलोमीटर दूर अपने घर में नहा रहा हो, साबुन एक ही हो। या एक ही घर में रहते हैं तो साबुन भी एक ही हो। ओके, सो जॉन एंड मैरी बेद विद द सेपरेट सोप ऑफ द सेम नेम। अलग अलग सोप्स हैं मगर नाम एक ही है, सेम हो गए वो लोग इसीलिए। और दूसरा ये कि जॉन एंड मैरी बेद विद ओनली वन सोप। एक ही परिवार है अगर तो एक ही सोप से नहाते हैं। तो ये दो मायने इसके यहां निकलते हैं। तो ये डिसएम्बिगुएट कर दिया हमने इसको इस तरह से दिखा करके। अब आप देखिए, ओल्ड मैन प्लूरल है एंड वीमेन प्लूरल आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लब। कि वृद्ध व्यक्ति और महिलाएं क्लब में घुसने की उनको परमिशन नहीं है। अब इसमें हमको 4 डिसएम्बिगुएशन निकल रहे हैं। एक तो वृद्ध व्यक्ति और समस्त महिलाएं, या पहले तो हम ये मान लें कि ओल्ड जो है वो दोनों के लिए काम कर रहा है। तो वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वीमन। ओके, यहां पर पहला डिसएम्बिगुएशन। दूसरा, ओल्ड मैन एंड ऑल वीमन, क्योंकि वीमन यहां पर ओल्ड हमने केवल मैन पे माना अगर। फिर तीसरा ये कि यंग मैन एंड यंग वीमेन आर अलाउड। इसका मतलब ये हुआ अगर इनको हटा दिया, वीमेन को भी ओल्ड मान लिया, तो दोनों यंग अलाउड हैं। या फिर यंग मैन एंड ऑल वीमेन आर अलाउड। अगर ये ओल्ड नहीं है यहां पर वीमेन, तो यंग मैन और वीमेन कोई भी हो, इसमें ओल्ड नहीं अगर इस पर लगाया जाता तो ये सारे के सारे अलाउड है। तो ये एक और आपका डिसएम्बिगुएशन हो गया। नेचुरली ये सिंटैक्टिक ही है, क्योंकि सेंटेंस की जो कंपोनेंट्स है वो आपस में एक दूसरे से संबंध अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। नेक्स्ट इज ही लेफ्ट हर एंग्री। उसने उसको गुस्से में छोड़ा। अब उसने गुस्सा किसको था? ही वॉज एंग्री व्हेन ही लेफ्ट, और शी वॉज एंग्री व्हेन ही लेफ्ट। ये एक आपका डिसएम्बिगुएशन और हो गया। एंग्री के बारे में नहीं मालूम है कि कौन था। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज कॉल मी एन ऑफिसर। अब एक तो ये होता है कि कॉल मी बाय द नेम ऑफ एन ऑफिसर, कि मेरे को अधिकारी के नाम से पुकारो, या कॉल मी एन ऑफिसर, कॉल एन ऑफिसर फॉर मी, किसी अधिकारी को मेरे लिए बुलाओ। जैसे कॉल मी मैकेनिक बोलते हैं अपन, उसमें गाड़ी खराब हो जाती तो। इसी तरह से टाइम फ्लाइज। अब टाइम फ्लाइज मतलब यह है कि समय बहुत जल्दी उड़ जाता है, या फ्लाइज मक्खियों का कोई अध्ययन कर रहा है तो उसके
कैरेक्टर, टाइमिंग, फ्लाई होने का, ये सारी चीजों का जो रिकॉर्ड रखता है वो। सो टाइम पासेज वेरी क्विकली, टाइम फ्लाइज। या दूसरा बनता है कीप द रिकॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, कि फ्लाइज की एक्टिविटी का, टाइमिंग, हर चीज का उसमें उसको रखना है, तो वो दैट इज टाइम फ्लाइज। ओके, नाउ अब एक पक्षी होता है, चिड़िया होती है स्वेलो। ओके, अब यहां छोटी बच्चे हैं चिड़िया के, तो उनको बोलते हैं बेबी स्वेलो, है ना। और स्वेलो एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है कि गुटक जाना। अब यहां पे वर्ड स्वेलो के ही दो अर्थ निकल रहे हैं। बेबी स्वेलोज फ्लाई, जो छोटी चिड़िया है, स्वेलो के बच्चे हैं, वो उड़ रहे हैं। और बेबी स्वेलोज फ्लाई, या बच्चा जो है वो द लिटिल बेबी अपन बेबी कहते हैं ना, तो या तो लिटिल बेबीज ऑफ द स्वेलो बर्ड वो उड़ते हैं, या बच्चे ने, बेबी ने फ्लाई को गुटक लिया है, मक्खी को गुटक लिया है। तो ये आपके डिसएम्बिगुएट हमने कर दिए सेंटेंसेस। इसी में एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसमें केवल ओनली की पोजीशनिंग से बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी है और एक एक अर्थ ही हैं सबके, मगर ओनली को कहां से कहां हटाने पे क्या अर्थ बदल जाता है ये देखने, और हम इसके बाद में आज एम्बिग्विटी को या सिमेंटिक डिफरेंसेस भी देख लेंगे। ओके, तो ये सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी है और इसमें केवल ओनली वर्ड एकमात्र ऐसा है जिसको कि हम इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो मीनिंग उस सेंटेंस का पूरा बदल जाता है। पहले सेंटेंस में है ओनली आई किस्ड हर इन द रूम यस्टरडे। इसका मतलब है कि ओनली आई मतलब दूसरे किसी ने किस नहीं किया उसको, नोबडी एल्स किस्ड हर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो आई ओनली किस्ड हर, मतलब ओनली किस्ड एंड डिड नथिंग एल्स, दूसरा कुछ नहीं केवल किस किया। तीसरा है आई किस्ड ओनली हर, मतलब दूसरे किसी को किस नहीं किया। नेक्स्ट देखेंगे सबके मीनिंग चेंज हो रहे हैं, ओनली को मैं एक एक शब्द से शिफ्ट करता जा रहा हूं। आई किस्ड हर ओनली इन द रूम यस्टरडे, ओनली इन द रूम मतलब कोई दूसरी जगह पर नहीं। आई किस्ड हर इन ओनली द रूम यस्टरडे, केवल रूम में, और इन ओनली द रूम एंड नॉट आउटसाइड। आई किस्ड हर इन द ओनली रूम यस्टरडे, अब रूम ही ओनली हो गया, एकमात्र कमरा था, वहां दूसरा कमरा ही नहीं था। फिर आई किस्ड हर इन द रूम ओनली यस्टरडे, केवल यस्टरडे ही किस किया, इसके न पहले न कभी बाद में। फिर आई किस्ड हर इन द रूम यस्टरडे ओनली एंड डिड नॉट वेट फॉर एनी अदर डे टू कम, केवल यस्टरडे, और ये नहीं कि आज का इंतजार करूं या भविष्य का इंतजार करूं, यस्टरडे ओनली। तो ये आपका डिसएम्बिगुएशन हो गया है। आप इनकी स्टडी करें और लगभग ऐसे ही सेंटेंसेस आते हैं। हालांकि कोर्स में नहीं है सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक डिफरेंसेस, फिर भी अपन इसलिए देख लें उचित रहेगा कि थोड़ा आपको पता रहे। देयर आर सेंटेंसेस दैट हैव कॉन्कॉर्ड आइदर विद द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट or any other item but not two similarly constructed sentences have the same way of deriving meaning. एक ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, एक ही कंस्ट्रक्शन होगा, एक ही स्ट्रक्चर होगा, मगर
सेंटेंस का एक जैसा तरीका ही मीनिंग निकालने का नहीं रहता। हमारा कंस्ट्रक्शन वही रहेगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट वही है, वर्ब वही है, ऑब्जेक्ट वही है, मगर कॉन्कॉर्ड जो होता है कभी सब्जेक्ट का वर्ब से हो जाता है, कभी सब्जेक्ट का एडजेक्टिव से हो जाता है, या वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ये सीमेंटिक और सिंटैक्टिक डिफरेंसेस है। सीमेंटिक यानी अर्थ का, सिंटैक्टिक यानी सेंटेंस बनाने का तरीका। तो सेंटेंस बनाने का तरीका यहां पे एक ही है। जैसे ही इज इजी टू प्लीज, यानी उसे आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, ही कैन बी प्लीज्ड इजीली। और ही इज ईगर टू प्लीज, अब वो ईगर है, किसी और को प्लीज प्रसन्न करना चाह रहा है, ही इज ईगर टू प्लीज समबडी एल्स। इसी तरह से सेंटेंसेस हैं, जब तक ना कहा जाए सीमेंटिक सिंटैक्टिक डिफरेंस निकालने के लिए आपको तब तक पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि क्या मांग रहा है, एग्जामिनर क्या चाह रहा है। नेक्स्ट इज ही फील्स हैप्पी, मतलब वो अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा है अपने आप में। और इट फील्स सॉफ्ट, अब इट तो फील कर नहीं सकता ना, अगर मखमल का कपड़ा हाथ में दे दिया जाए तो कपड़ा सॉफ्ट फील करेगा कि हम सॉफ्ट फील करेंगे। तो इट इज सॉफ्ट व्हेन टच्ड बाय समबॉडी एल्स। तो ये सीमेंटिक और सिंटैक्टिक डिफरेंस है कि मीनिंग स्ट्रक्चर वही है, कंस्ट्रक्शन वही है, मगर इसका सीमेंटिक जो है वो पार्ट जो है वो अलग है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। और जहां तक संभावना है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होएगी फाइनल वालों की, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में ये नोट्स वगैरह आपको बहुत काम आएंगे।